अध्ययन किया था, आज हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियां। स्वयं परागण तो अपने आप ही हो रहा था प्राकृतिक रूप से, लेकिन पर परागण के लिए किन्हीं माध्यमों की आवश्यकता होती है। हमने कहा था कि पर परागण होता क्या है कि जब किसी पुष्प के परागकण किसी अन्य पुष्प दूसरे उसी जाति के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो पर परागण की विधियां, तो पर परागण के लिए किन्हीं माध्यमों की आवश्यकता होती है। माध्यमों की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। बिना माध्यम के पर परागण संभव नहीं है। तो ये माध्यम है, ये माध्यम दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं माध्यम। पर परागण के जो माध्यम हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जैविक, जिसमें आपके कीट, पक्षी, जानवर वगैरह ये आते हैं, ये जैविक माध्यम हो जाएंगे, जैविक माध्यम। और एक होते हैं अजैविक, जिसके अंतर्गत आते हैं आपके वायु, जल आदि। कहने का मतलब ये है कि पर परागण के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना किसी माध्यम के द्वारा पर परागण संभव नहीं होता है। तो पर परागण के लिए दो माध्यम है, एक तो जैविक माध्यम जिसमें कीट और पक्षी आते हैं, और एक आता है आपके अजैविक माध्यम जिसमें वायु, जल आदि। अब हम जो पर परागण के अलग अलग जो माध्यम हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो इन बाह्य माध्यमों के आधार पर, इन बाह्य माध्यमों के आधार पर पर परागण, इन बाह्य माध्यमों के आधार पर पर परागण निम्न प्रकार से होता है। अब जितने भी माध्यम हैं और जिन माध्यमों के द्वारा पर परागण हो रहा है उन माध्यमों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है वायु द्वारा, बाय एयर, वायु द्वारा पर परागण। तो जब पुष्प के परागकण वायु के माध्यम से किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। वायु के द्वारा पुष्प के परागकण उड़कर किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो ये वायु के द्वारा क्या होता है? परागण होता है। अच्छा, जब वायु के द्वारा जिन परागकणों का परागण हो रहा है उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो वायु द्वारा पार्गित परागकण कैसे होते हैं? एक तो छोटे होते हैं, इसके अलावा हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण ही वह वायु के द्वारा आसानी से उड़ सकते हैं, उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो जो परागकण वायु के द्वारा पार्गित होते हैं यानी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वह परागण कैसे होने चाहिए? छोटे, हल्के तथा
शुष्क होते हैं। तो ये इनमें इनकी विशेषता होती है कि जो परागकण वायु के द्वारा पारागित होते हैं या वायु के द्वारा जिनका पर परागण होता है, ऐसे परागकण छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और क्या होते हैं, शुष्क होते हैं, बिल्कुल ड्राई, सूखे होते हैं। साथ ही साथ इस प्रकार के परागकण संख्या में भी अधिक होते हैं, संख्या में भी अधिक होते हैं, अधिक संख्या में ये पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपके वायु के द्वारा परागण। अब आता है आपके दूसरा जो परागण का प्रकार है, माध्यम है, वो है जल परागण। तो सीधी सीधी परिभाषा है, जल के द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहलाता है। यानी जब जल के द्वारा परागण होता है तो उसे हम जल परागण कहते हैं। अच्छा, जल परागण है वो दो प्रकार से होता है। जल परागण दो प्रकार से संपन्न होता है, एक होता है आपके अधोजल परागण। अधोजल परागण, यदि अब अधोजल परागण क्या होता है, यदि पादप जल में पूर्ण डूबे हों तो उनमें होने वाला परागण अधोजल परागण कहलाता है। उदाहरण है नाजास प्लांट के अंदर अधोजल परागण होता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं अधोजल परागण वाले, वो क्या होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं और उनके अंदर ही अंदर क्या होता है, पर परागण संपन्न होता है। इसी का दूसरा प्रकार है आपके अधिजल परागण। अधिजल परागण में क्या होता है कि यदि पादप जल की सतह पर तैरते हैं तो उनमें क्या होता है, अधिजल परागण होता है। अधिजल परागण होता है। और इसका उदाहरण यदि हम लें तो ये होता है वेलिसनेरिया प्लांट के अंदर अधिजल प्रकार का परागण होता है। तो इस प्रकार जल के द्वारा होने वाला परागण जल परागण कहलाता है। और जल परागण पुनः दो प्रकार से होता है, अधोजल परागण और अधिजल परागण। अधोजल परागण जो पादप पानी में डूबे हुए होते हैं उनमें होने वाला पर परागण है वो अधोजल परागण कहलाता है। इसका उदाहरण है नाजास। अधिजल परागण, यदि पादप जल की सतह पर तैर रहे हैं, सरफेस पर तैर रहे हैं, डूबे हुए नहीं है पूर्ण रूप से, तो उनमें होने वाला परागण अधिजल परागण कहलाता है। और ये वेलिसनेरिया प्लांट्स में होता है। तीसरा आता है आपके कीट परागण। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कीटों द्वारा होने वाला परागण कीट परागण कहलाता है। एक चीज और के जो सर्वाधिक परागण होता है, सबसे ज्यादा जो पर परागण होता है वो कीटों के द्वारा ही होता है। सर्वाधिक परागण
कीटों द्वारा ही संपन्न होता है। कीट यानी आपके तितली हो गई, भंवरे हैं और दूसरे छोटे मोटे कीट पतंग होते हैं। तो कीटों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में परागण की क्रिया है वो संपन्न होती है। यदि हम कुछ कीट परागित पादपों की बात करें तो उनमें आपके ऑर्किड, आक और सरसों, इनमें ऑर्किड, आक और सरसों, इनमें कीटों के द्वारा सर्वाधिक मात्रा में परागण की क्रिया संपन्न होती है। अब आता है पक्षियों द्वारा परागण। पक्षियों द्वारा परागण चौथा आता है आपके परागण की जो विधि है उसमें पक्षियों द्वारा परागण। तो आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहां के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पादपों के पुष्प क्या होते हैं, बहुत आकर्षक होते हैं, आकर्षक तथा मकरंद यानी शहद युक्त, मकरंद यानी शहद, मकरंद युक्त होते हैं। अतः बहुत से पक्षी इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होकर आते हैं तथा इनमें परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के जो पादप हैं उनमें उनके पुष्प हैं बड़े आकर्षक होते हैं, बड़े मोहक होते हैं, इसलिए उनके आकर्षण के वशीभूत होकर पक्षी हैं और साथ साथ ये मकरंद युक्त भी होते हैं, शहद की मात्रा ज्यादा होती है, तो इस कारण बहुत से पक्षी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, इन पादपों पर पहुंचते हैं। तो जब अधिक मात्रा में किसी पादप पर कोई पक्षी बैठेगा तो परागण की संभावना भी क्या होती है, अधिक होती है। कुछ यदि हम परागणकर्ता पक्षियों की बात करें, कुछ परागणकर्ता जो पक्षी हैं उनकी यदि हम बात करें तो उसमें एक तो आता है आपके हमिंग बर्ड, जिसे आप गुंजन पक्षी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड। ये एक क्या है, परागणकर्ता पक्षी है हमिंग बर्ड। एक और पक्षी का नाम है, इसका नाम है शकरखोरा। ये पक्षी हैं हमिंग बर्ड और शकरखोरा जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पादपों में परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। पांचवी परागण की विधि है चमगादड़ परागण। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पुष्प केवल रात्रि में ही खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, सिर्फ रात्रि में ही खुलते हैं, रात्रि में ही खुलते हैं। अतः इस प्रकार के पुष्पों में
परागण की क्रिया चमगादड़ों द्वारा संपन्न होती। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दिन को तो क्या होते हैं, बंद रहते हैं, जिनके पुष्प दिन के समय बंद रहते हैं, और उनके पुष्प कब खुलेंगे, रात्रि के ही समय खुलते हैं। इसलिए उनमें परागण की जो संभावना होगी वो भी रात्रि में ही होगी, दिन में तो होगी नहीं। दिन में तो पूरा का पूरा पुष्प क्या होगा, बंद रहेगा, इससे परागकण बाहर नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार के जो पुष्प हैं उनमें परागण की जो क्रिया है वो चमगादड़ करते हैं, क्योंकि चमगादड़ क्या है, एक रात्रिचर प्राणी है, रात को उड़ने वाला पक्षी है। इसलिए चमगादड़ इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके पुष्पों पर बैठते हैं, इसलिए मकरंद से आकर्षित होकर उन पर बैठते हैं, और इस प्रकार के जो पुष्प हैं जो दिन में बंद रहते हैं, रात्रि को ही खुलते हैं, उनमें परागण की क्रिया संपन्न करते हैं। इस प्रकार जो पर परागण की जो विधियां हैं, जो पर परागण के जो साधन हैं वो हमने भी पढ़े हैं। पक्षियों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा और चमगादड़ के द्वारा। आगे आपका टॉपिक है असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता। अब इसमें क्या होता है, देखिए, जब कोई पूर्ण सक्षम नर युग्मक व मादा युग्मक निषेचन करने में विफल हो जाते हैं, तो इसे असंगतता कहते हैं। यानी पूर्ण सक्षम नर युग्मक है और पूर्ण सक्षम में क्या है, मादा युग्मक है। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक दोनों क्या है, पूर्ण सक्षम है। पूर्ण सक्षम का मतलब है कि भाई इनके अंदर निषेचन आराम से संपन्न हो सकता है, लेकिन फिर भी इनके अंदर निषेचन है वो संपन्न नहीं हो पाता। तो यदि ऐसी कंडीशन बन जाती है जब नर युग्मक और मादा युग्मक है पूर्ण सक्षम है, फिर भी इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, वो दोनों फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, निषेचित नहीं हो रहे हैं, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, असंगतता कहते हैं। ये जो असंगतता ये दो प्रकार की होती है। असंगतता दो प्रकार से होता है। असंगतता दो प्रकार से होता है। पहला है अंतराजातीय असंगतता। अंतराजातीय असंगतता, देखो ये क्या होता है कि जब एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य असंगतता या अनिश्चितता पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतराजातीय असंगतता। तो इसे अंतराजातीय असंगतता कहते हैं। उदाहरण है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, और ब्रेसिका रापा। अब इसमें देखिए आप,
ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रेसिका रापा। ये ब्रेसिका क्या है, ये है इसका वंश, और कैम्पेस्ट्रिस क्या है, इसकी जाति। यहां पर भी इसका वंश है और रापा हो गई जाति। तो हमने परिभाषा में क्या 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 पढ़ा है अंतरजातीय संकरता में, कि वंश तो क्या हो, एक ही है वंश। यहां पर भी ब्रेसिका है, ये भी ब्रेसिका है, दोनों का एक ही वंश है, ब्रेसिका ब्रेसिका। जातियां अलग अलग हैं, ये कैम्पेस्ट्रिस है, ये ब्रेसिका रापा है, लेकिन एक ही वंश की दो अलग अलग जातियों के अंदर जब निषेचन नहीं होता, यहाँ पर निषेचन नहीं हो रहा है इन दोनों के मध्य, तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतराजातीय असंगतता। यानी एक ही वंश की दो भिन्न भिन्न जातियों के मध्य जब, और दोनों जातियों के अंदर युग्मक और मादा युग्मक जनन करने में पूर्ण सक्षम है, फिर भी उनके मध्य यदि निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होती, तो उसे हम अंतराजातीय असंगतता या अंतराजातीय अनिषेचता कहते हैं। दूसरी है अंतरजातीय असंगतता। तो अंतरजातीय असंगतता क्या हो जाएगी, जब एक ही जाति के पादपों में निषेचन नहीं हो पाता है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे अंतरजातीय असंगतता कहते हैं। उदाहरण प्रिमुला पादप है, उसमें अंतरजातीय असंगतता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा होगा प्रिमुला में कि एक प्लांट का जो पुंकेसर है वो लंबा है, तो वर्तिकाग्र छोटी है, दूसरे प्लांट का वर्तिकाग्र लंबी है, तो पुंकेसर क्या है, छोटे हैं। तो ये कहलाता है अंतरजातीय असंगतता। अब आगे का हमारा बिंदु है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। यानी निषेचन। तो सीधी सीधी इसकी परिभाषा है, एक परिभाषा की बात करें, नर व मादा युग्मकों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचन का जो अध्ययन किया था, निषेचन का सर्वप्रथम अध्ययन 1884 में 1884 में स्ट्रोसबर्गर नामक एक वैज्ञानिक था। स्ट्रोसबर्गर ने लीलियम पौधों में किया था। किसमें किया था? लीलियम नामक पादप के अंदर स्ट्रोसबर्गर ने किया था। तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में संयोग होता है, संलयन होता है, तो उसे ही हम फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और निषेचन का पादपों में सर्वप्रथम जो अध्ययन है वो 1884 में स्ट्रोसबर्गर ने लीलियम पौधों में किया था। अब आगे का टॉपिक है पुष्पों में निषेचन। पुष्पों में निषेचन किस प्रकार से होता है? ठीक है, तो पुष्पों में जो निषेचन है वो सबसे पहले का इसमें जो बिंदु है वो है पराग कणों का अंकुरन। आपने पहले के अध्याय में हमने पढ़ा है
कि अंकुरित परागकण को नर युग्मोद्भिद भी कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट कहते हैं, परागकणों का अंकुरण। और आपने ध्यान दिया होगा पिछले अध्याय में कि परागकण अंकुरित कब होते हैं, जब परागकण वर्तिकाग्र पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं, उस समय वो अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। वर्तिकाग्र पर स्थित वसा, रेजिन आदि परागकणों के अंकुरण में सहायता प्रदान करते हैं। यानी ये देखिए, ये आपके वर्तिकाग्र है, ये क्या है आपके वर्तिका। ठीक है, जब परागकण यहां पर पहुंच जाते हैं, यहां पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में इनका क्या होता है, अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और यहां पर ही क्या होता है, वर्तिकाग्र की सतह पर वसा, रेजिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं, जो कि इन आए हुए परागकणों को अंकुरित करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब वर्तिकाग्र पर जब अंकुरित हो जाते हैं परागकण, तो वर्तिकाग्र पर अंकुरित परागकण एक नलिका के रूप में निकलते हैं, एक नलिका के रूप में निकलते हैं, जिसे इस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नलिका, जिसे पराग नलिका कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंच के परागकण फिर अंकुरित होंगे, अंकुरित होने के बाद में फिर ये एक लंबी नलिका के रूप में, जो परागकण है वो लंबी नलिका के रूप में निकलना शुरू हो जाते हैं वर्तिका से होते हुए, जिसे उस नलिका को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। जब केवल एक परागकण पराग नलिका के रूप में निकलता है, तो इसे एक नलीय परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, एक नलीय परागकण कहते हैं। यानी जब एक परागकण पराग नलिका के रूप में निकलता है तो उसे हम एक नलीय परागकण कहते हैं। यदि एक से अधिक परागकण नलिका के रूप में निकलते हैं, तो इसे बहुनलीय परागण कहते हैं। कहने का मतलब यह है
कि यदि ये यहाँ पर अंकुरित हो गया वर्तिकाग्र पर परागकण, उसके बाद में ये वर्तिका से होते हुए नलिका के रूप में बाहर निकलेगा। यदि एक परागकण सिर्फ नलिका के रूप में निकलता है तो उसे एक नलीय परागकण कहते हैं। यदि एक से अधिक परागकण नलिका के रूप में यहाँ से निकल जाते हैं तो उसे हम बहुनलीय परागकण कहते हैं। लेकिन अधिकांश प्लांट्स में, पौधों में, प्लांट्स में केवल एक परागकण ही नलिका के रूप में निकलता है। एक परागकण ही नलिका के रूप में निकलता है, एक से ज्यादा की कंडीशन से बहुत कम बन पाती है। अच्छा, अब पराग नलिका की जो लंबाई है, पराग नलिका की लंबाई आपके वर्तिका, ये जो वर्तिका है इस पर निर्भर करती है, वर्तिका पर निर्भर करती है। ठीक है, तो परागकणों का अंकुरण पुष्पों में निषेचन का जो पहला स्टेप है, पहला जो चरण है वो है परागकणों का अंकुरण। के सबसे पहले क्या होते हैं कि जो परागकण है वो अलग अलग माध्यमों के द्वारा, भी हमने माध्यम पढ़े हैं, जैविक या अजैविक माध्यम के द्वारा वो कहां पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में क्या होगा, जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं उनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और उनका अंकुरण प्रारंभ होता क्यों है, क्योंकि वर्तिकाग्र पर वसा, रेजिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं, ये उसको नमी युक्त बना देते हैं परागकणों को, और जैसे इनमें नमी आती है तो ये क्या हो जाते हैं, परागकण अंकुरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो वर्तिकाग्र पर स्थित वसा, रेजिन आदि परागकणों का अंकुरण कर देते हैं। वर्तिकाग्र पर अंकुरित जो परागकण है, अब परागकण क्या हो गए, अंकुरित हो गए, वो एक लंबी नलिका के रूप में बाहर निकलेगा। यहां से वर्तिका से होते हुए परागकण है वो लंबी नलिका के रूप में बाहर निकलेगा। यदि एक ही परागकण, सिर्फ एक ही परागकण नलिका के रूप में बाहर निकलता है तो उसे एक नलीय परागकण कहते हैं। और यदि एक से ज्यादा परागकण है वो पराग नलिका के रूप में निकलता है तो उसे बहुनलीय परागकण कहते हैं। लेकिन अंत में जाकर क्या है, बाकी जो पराग नलिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। सिर्फ एक पराग नलिका ही क्या रहती है, सक्रिय रूप से आगे की ओर बढ़ती है। बाकी जो पराग नलिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, या तो नष्ट हो जाती हैं या उनकी लंबाई है आगे बढ़ना बंद हो जाता है। पराग नलिका की जो लंबाई है, ये जो पराग नलिका की जो लंबाई है वो आपके इस वर्तिका पर स्टाइल, वर्तिका है ना स्टाइल, वर्तिका पर क्या करती है, निर्भर करती है। दूसरा चरण है पराग नलिका की वृद्धि। अभी हमने पढ़ा है कि पराग नलिका है वो क्या है, लंबाई में परागकण है वो अंकुरित होते हैं, अंकुरित होने के बाद में परागकण है वो एक लंबी नलिका के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, वर्तिका से होते हुए बढ़ते हैं, और इस नलिका को हम क्या कहते हैं, पराग नलिका कहते हैं। अच्छा, पराग नलिका है, पराग नलिका की लंबाई, पराग नलिका की लंबाई वर्तिका पर निर्भर, वर्तिका की लंबाई पर, पराग नलिका की लंबाई भी वर्तिका की लंबाई पर निर्भर करती है। जिन पादपों में वर्तिका बंद रहती है या बंद रहती है, उन पादपों में, जिन पादपों में वर्तिका बंद रहती है, जिन पादपों में वर्तिका बंद रहती है उन पादपों में वर्तिका के
केंद्र पर स्थित पेक्टिनेज, एक एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम द्वारा ऊतक क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिन पादपों में वर्तिका बंद रहती है उन पादपों में वर्तिका के केंद्र पर एक एंजाइम पाया जाता है पेक्टिनेज एंजाइम, और इस पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से वर्तिका के जो ऊतक हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस कारण वर्तिकाग्र की गुहा, इस कारण वर्तिकाग्र की गुहा खोखली हो जाती है। क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। पेक्टिनेज एंजाइम के कारण वर्तिका के जो ऊतक हैं, केंद्रीय ऊतक, वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के कारण वर्तिकाग्र की जो गुहा है वो खोखली हो जाएगी, और यहां से पराग नलिका वर्तिका में प्रवेश करती है, वर्तिका में प्रवेश करती है। पराग नलिका हमेशा अंडाशय की ओर, पराग नलिका में हमेशा अंडाशय की ओर बढ़ती। अब अंडाशय बीजांड तथा विभिन्न प्रकार के रसायन पराग नलिका की दिशा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन? अंडाशय, बीजांड और वर्तिका पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के रसायन पराग नलिका की दिशा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार हम देखें तो इस प्रकार पराग नलिका की जो वृद्धि होती है, पराग नलिका की वृद्धि वो कैसे हो रही है? एक दिशीय हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है, एक दिशीय तथा रसायनुवर्ती होती है, रसायन के तरफ होता है। तो ये पराग नलिका की वृद्धि है। तो पराग नलिका की जो लंबाई है वो किस पे निर्भर करती है? आपके स्टाइल पर, वर्तिका पर निर्भर करती है। जिन पादपों में वर्तिका बंद रहती है उन पादपों में वर्तिका के केंद्र पर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है पेक्टिनेज एंजाइम, और इस पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से जो वर्तिका है उसके जो ऊतक हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने के कारण जो वर्तिकाग्र की जो गुहा है वो खोखली हो जाती है, और वर्तिकाग्र की गुहा खोखली होने से वहां पराग नलिका का क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। पराग नलिका, ध्यान रखना, पराग नलिका हमेशा अंडाशय की ओर ही बढ़ती है। साथ ही साथ अंडाशय, बीजांड और वर्तिका के विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं, वर्तिका के जो विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं वो पराग नलिका की दिशा का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार यदि हम देखें तो पराग नलिका हमेशा एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में बढ़ती है। किधर की ओर बढ़ती है? अंडाशय की ओर बढ़ती है, एक दिशीय, और साथ ही साथ रसायनुवर्ती भी होती है। इस प्रकार पराग नलिका की आगे वृद्धि होती है लंबाई में। आज के लिए इतना ही।